फौरी तौर पे जो हुकूमत के ऊपर जिम्मेदारी थी कि चीज़ों को बिल्कुल हाथ से निकलने नहीं दिया जाए, एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाया जाए कि हम हालात से निपटने के लिए अपने को तैयार करें। 9.2 अरब डॉलर दोस्त ममालिक के थ्रू रेज किए गए। हुकूमती अखराजात कम से कम रखने की कोशिश होगी और इंशाल्लाह इसमें हम सब साथ खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दोहरा के साथ मैं हूं असद रीम खान और मेरा साथ देंगे बाकिर सज्जाद। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज़ शेख साहब ने नए फाइनेंशियल रोड मैप का ऐलान कर दिया है और जब ऐलान किया तो अपने साथ मीशत से ताल्लुक़ रखने वाली तमाम वजारतों के नुमाइंदों को बिठाया। हफीज़ शेख साहब का कहना यह है कि 5.5 ट्रिलियन का रोड मैप तय किया गया है, रेवेन्यू टारगेट सेट किया गया है और साथ में ये भी कहा कि 2020 तक मजमूई कर्जा को सिफर तक ले जाएंगे। अब फाइनेंशियल रोड मैप ये है कि बजट ज़्यादा होगी, अखराजात कम होंगे। ऑस्टेरिटी का जो नज़रिया है उसको भी अब इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया है। हफीज़ शेख साहब का कहना है कि जल्द अज जल्द मुल्क को इस्तेहकाम की तरफ लेके जा रहे हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब भी एक्शन में आ गए हैं। सेहत के शोबे में जौहराबाद, तलागंग और कई इस तरह के अस्पतालों का दौरा उन्होंने किया। अपोजिशन का कहना यह है कि हुकूमत घबरा चुकी है बार बार अपोजिशन के दबाव से और ये नारा लगाने से कि मईशत बर्बाद हो रही है और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की कोई ख़ास कार्रवाइयाँ भी कामयाब देखने को नहीं मिल रही। उस वजह से हुकूमत वक्त अब कुछ ना कुछ एक्शन में आ गई है। जनाब बाकिर साहब, अगर हम जरा बात कर लें इस पे से, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चाहने वाले भी हैं वो कह रहे हैं कि घबराना नहीं है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि मईशत आने वाले दिनों में कोई जादू की छड़ी तो नहीं है, मुस्तहकम होने नहीं वाली। जो अब 5.5 ट्रिलियन का इन्होंने रेवेन्यू टारगेट सेट किया है, जिसमें कह ये रहे हैं कि सिविल और अस्करी बजट से इसको रैशनलाइज किया जाएगा, यानी सिविल और फौजी अखराजात को भी कम किए जाएंगे। आपको नजर आ रहे होते हुए? असद, ये काफ़ी जिसे कह सकते हैं कि एक एम्बिशियस किस्म का टारगेट इन्होंने सेट किया है 5.5 ट्रिलियन का, जो पिछले साल की निस्बत अंदाजन 35 से 36% ज़्यादा है। ये इसलिए भी एम्बिशियस है कि आपने जो पिछला आपका जो भी फाइनेंशियल ईयर क्लोज की तरफ जा रहा है उसमें आप अपने एक तारीखी शॉर्टफॉल की तरफ जा रहे हैं कि जहां पर तकरीबन 350 अरब रुपए की शॉर्टफॉल आ रही है, जो आपने आकर अपनी इस हुकूमत की जो बागडोर संभालने के बाद आपने जो टारगेट सेट किया था वो आप अचीव नहीं कर सके। और दूसरी तरफ जो है वो मईशत का जो पहिया है वो आहिस्ता से आहिस्ता होता जा रहा है, लोगों में रोज़गार कम होता जा रहा है, तमाम के तमाम इकॉनमी के इंडिकेटर्स नीचे हैं। अभी हमें ये नहीं मालूम कि ये किस तरह से ये टारगेट पूरा करेंगे। जो मेरी नज़र में है वो चीज़ ये शायद देख रहे हैं कि जहाँ पर इन्होंने 1.5 खरब रुपए के जो इजाफी टैक्स वसूल करने हैं वो जाकर या तो ये जो इन्फ्लेशन की वजह से, चूँकि जब अफरात ज़र बढ़ती है और आपके चीज़ों की कीमतें बढ़ती हैं तो साथ ही साथ जो टैक्स जो जनरेट होता है वो भी बढ़ जाता है, वो है। प्लस आपने जो पिछले कुछ अमाउंट्स आपने रिकवर करनी है वो उसकी तरफ जाएंगे। कुछ इन्होंने कहा है कि जी इसके बाद जाकर हम एडिशनल मेयर्स लेंगे। अब पूरी की पूरी जो डिटेल है या जिसमें कह सकते हैं कि जो कैच है वो इसमें है कि ये क्या नए इकदामात लेने जा रहे हैं लोगों पर। जैसे कहा जा रहा है कि जो तनख्वाहदार तबका है, जो तकरीबन मेरे ख्याल में आपके 20 लाख जो रजिस्टर्ड आपके टैक्स फाइलर्स हैं उनमें से 6 लाख जो है वो आपकी तनख्वाहदार तबका है। उस पर जो पिछली हुकूमत ने कुछ नरमियाँ की थी, कुछ उनके टैक्स स्लैब्स कम किए थे, उनको बढ़ाने जा रहे हैं। मजमूई तौर पे टैक्स बढ़ाया जा रहा है। लेकिन जो ज़राए हैं जो इसी चीज़ से ताल्लुक़ रखते हैं, इस रोड मैप से भी ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने भी यही कहा कि ये तारीख की सबसे बड़ी फाइनेंशियल एडजस्टमेंट होगी। टैक्स के एग्जेम्पशंस को वो विड्रॉ करेंगे, रेवेन्यू को वो उसमें मज़ीद इजाफा लाएंगे। लेकिन पिछली हुकूमतों से भी हमने यही कुछ सुना और कह ये रहे हैं कि अगर इस तरह की एडजस्टमेंट हो जाए तो आपकी GDP में 3% इजाफा होगा। उसमें भी जनाब मेरे ख्याल से ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए इस प्लान पे और इस प्लान की बारीकियों पर। असद, यहाँ पर वो आप एक टारगेट सेट करते हैं लेकिन उसमें हमें ये देखना है कि जो हमारा
टैक्स इकट्ठा करने की मशीनरी है वो किस हद तक इफेक्टिव है। इस वक्त तमाम की तमाम जो उम्मीदें हैं वो शब्बर जैदी के ऊपर, जब अगर आप उनकी बातें सुने पीटीआई हुकूमत की कि जनाब ये शब्बर जैदी, क्योंकि ये एक जो टैक्स के काफ़ी अच्छे कंसल्टेंट थे, शायद यहाँ आकर ये टैक्स कलेक्शन के निज़ाम को बेहतर करेंगे, ये उनसे उम्मीदें हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हुकूमत का हमें कोई ऐसा विजन नज़र नहीं आ रहा कि जहाँ पर वो अपनी जो टैक्स बेस है, कि हमारे यहाँ तकरीबन पूरे मुल्क में 20 लाख सिर्फ टैक्स फाइलर्स हैं और जो आपका कोर रेवेन्यू जनरेशन हो रही है वो तकरीबन 85% आपका रेवेन्यू आ रहा है वो 360 कंपनियां हैं जो आपको दे रही हैं। जबकि आपका अगर ये स्टैटिस्टिक्स जो कल हुकूमत ने शेयर किए उसमें से अगर आप देखें कि आपके जो गैस के और इलेक्ट्रिसिटी के इंडस्ट्रियल यूजर्स हैं उनका बहुत कम तादाद जो आपको टैक्स दे रही है, यहाँ तक कि कमर्शियल यूजर्स की भी बहुत कम तादाद जो है जो आपके इलेक्ट्रिसिटी और गैस यूज कर रहे हैं वो टैक्स देते हैं। इसी तरह 10% बैंक अकाउंट होल्डर सिर्फ टैक्स दे रहे हैं। तो हमें यहाँ देखना है कि आप नई क्या इकदाम ला रहे हैं कि इस टैक्स बेस को बढ़ाएं। अगर आपका ख्याल है कि अगर आप यही लोगों को आप इनको ही आपने, मैं बार बार ये दूसरा तीसरा प्रोग्राम है नचोड़ने का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो ये अगर इनको ही नचोड़ना है तो आपकी इकोनॉमी जो पहले ही काफी स्लो डाउन हो चुकी है वो बिल्कुल स्टैंड स्टिल पे आ जाएगी। बाकिर साहब, और मैं और भी शफाफियत की बात करूंगा, मुशीर साहब ने भी इसके बारे में बात की थी IMF के हवाले से, लेकिन जब आप एडिशनल रेवेन्यू मेजर्स की बात करते हैं तो उसमें आपको कोई बुनियादी इस्लाहात नज़र आ रहे हैं, या वही वाली बात जनाब कि जब तक आप इस रोड मैप को मजीद शफाफ नहीं करेंगे तो हम ये नहीं बता सकेंगे कि आपकी कोई संजीदा कार्रवाई हुई है टैक्स बेस को बढ़ाने में? असद यहाँ पर जैसे ऑन ए लाइटर नोट ये कहें कि जी रियासत मदीना को चलाने के लिए तो पैसे चाहिए ही थे, लेकिन अभी आपने IMF के साथ भी ये वादा किया है कि आप ये जो ज़्यादा पैसा इकट्ठा करेंगे ताकि आप उनका भी कर्जा उतार सकें। और इसमें मुझे नहीं लगता कि इन्होंने अभी तक कोई इस तरह की चीज़ सामने लाए हों। इक्वली लाइट नोट, अब मेरे ख्याल से मुशीर साहब शायद आपको रेफरेंस कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जी लोग हमारी क्यों इस तरह तनकीद कर रहे हैं, आप एक रुख इख्तियार करें, या तो आप कहें कि IMF पैकेज में शफाफियत नहीं लाई गई और अभी हमें तक ये नहीं बताया गया कि IMF के पैकेज में वो क्या डिटेल्स हैं जिससे बाकी तमाम मुल्क मुतासर होगा, या आप कह सकते हैं कि जी IMF की डिटेल्स का हमें पता है, हम उनसे आगाह हैं और ये जो शराइत हैं ये बहुत ज़्यादा कड़े हैं, बहुत ज़्यादा सख्त हैं और हमें मंजूर नहीं है। लेकिन दोनों सेट्स ऑफ क्रिटिसिज्म्स शाना बशाना नहीं चल सकते। बाकिर साहब, ये आप क्या कर रहे हैं सर? आप नॉन ट्रांसपेरेंट भी कह रहे हैं और बात यह है कि हार्श कह रहे हैं। नहीं असद, अगर ये लोगों के जो ब्रॉडर जो इश्यूज हैं वो तो लोगों को पता है। और IMF की जब आपका स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ था तो उस दिन जो IMF की तरफ से प्रेस रिलीज इशू हुई थी उसमें काफ़ी चीज़ें आपको इशारतन बता दी गई थी कि एक आपका मार्केट डिटरमिन्ड होगा जो आपका ये जो फॉरेन करेंसी का रेट है डॉलर के मुकाबले में, जिसके बाद आपने यकदम देखा कि रुपए किस तरह से डिवैल्यू हुआ। उसमें उन्होंने आपके इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने की बात की, उसमें उन्होंने जो आपका एनर्जी सेक्टर है उधर से कॉस्ट की रिकवरी की बात की, जिससे साफ जाहिर है कि बिजली और गैस की कीमतें बढ़ेंगी। अब लोगों को जो चीज़ पता नहीं है कि वो किस हद तक ये तय हमने किया है कि हमने क्या कुछ करना है, उसकी एक्सटेंट नहीं मालूम है। ब्रॉडली लोगों को सबको पता है कि जनाब आपके टैक्सेस बढ़ने हैं, आपके बिजली गैस की कीमतें बढ़नी हैं, आपके बैंक के इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने हैं, जिसकी वजह से आपका जो कारोबार करने की कीमत है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये चीज़ें सब लोगों के सामने हैं, लेकिन जो चीज़ अभी हमें पता चलेगी और जब आइंदा चंद हफ्तों में शायद IMF का बोर्ड जब इस पैकेज को अप्रूव करेगा तो हमें इस पैकेज की एक्सटेंट या किस हद तक हुकूमत ने उनके साथ कमिटमेंट किया वो चीज़ पता चलेगी। आप कह जी इसमें शफाफियत भी नहीं है लेकिन साथ में सख्ती भी है। यस जी बिल्कुल,
कि कुछ चीज़ें तो हमें पता है, शफाफियत सिर्फ इस किस नोयत की और किस हद तक की कमिटमेंट्स हैं वो अभी हमें पता चलना है। लेकिन जो अगर अभी तक के जो उनके इलामिया आया था IMF का वो पढ़ लें तो आपको काफ़ी हद तक उस डायरेक्शन का अंदाज़ा हो जाता है कि किस तरफ आप जा रहे हैं। साथ में हफीज शेख साहब और इस शो पे हम ये बात कर चुके हैं कि काफ़ी प्रो IMF, प्रो वाशिंगटन कंसेंसस, प्रो बैनुल-अक़वामी इदारों से इस तरह के कर्जे मंजूर करना एक वो वाला नज़रिया नुमाया होता है। हफीज शेख साहब ने IMF डील की भरपूर दिफा भी की और उन्होंने कहा कि जो $6 अरब का डील करने को जा रहे हैं वो पाकिस्तान के ऑप्शंस में से सबसे बेहतरीन ऑप्शन था एंड इट वाज द चीपेस्ट फाइनेंसिंग अवेलेबल। तो जनाब इस पे काफ़ी एक रोबस्ट इकोनॉमिक मुबाहिसा है कि किस तरह करना चाहिए, लेकिन ये मोर ऑफ द सेम आपको नहीं नज़र आ रहा कि एक प्रो IMF पर्सपेक्टिव अब आप दिखा रहे हैं, उसका कोई ताल्लुक नहीं है पिछले जो न्यू लिबरलिज्म के क्रिटिसिजम्स थे, काफ़ी एक तकनीकी आपको नज़रिया साबित होते हुए नज़र आ रहा है? जी असद, आपने शायद उस लिहाज से आप मुझे भी प्रो IMF में ही काउंट करेंगे कि जब ये हुकूमत आई थी तो हम भी यही कहा करते थे कि जनाब आप IMF का पैकेज या आप इनके साथ डील कंक्लूड करें। आपने ये जितने 9 महीने ताखीर की है इसकी वजह से नुकसान हुआ आपके कारोबार को भी, आपके बिजनेस एनवायरनमेंट को भी। मुख्तलिफ आपने ये बड़ी अच्छी बात की और इस शो पे हम ये बात कर चुके हैं कि जी ये जो पहले 6-8 माह कुछ भी नहीं किया गया, कभी सऊदी अरब की तरफ देखते थे, कभी चीन की तरफ देखते थे, उससे इंस्टेबिलिटी आई थी, आपकी मार्केट्स भी मुस्तहकम नहीं हो पाई थी, इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस था और आप पर जो एतमाद था वो भी कम से कम होता गया। लेकिन जनाब जो IMF का ऑप्शन है, एक बार इसको पार करते हुए कि आप पहले दिन पे गए या 8 माह बाद गए या 6 साल बाद गए, वो जो ऑप्शन बाय इटसेल्फ है वो आपको कितना बेजा लगता है? और हफीज शेख साहब और जो पिछले 10 साल से एक पाकिस्तान की भी एक इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव बन गया कि IMF जाना लाजमी है, वो कितना आपको अहम लगता है? असद यहाँ पर जो चीज़ हमें देखने की ज़रूरत है वो ये कि IMF पाकिस्तान के लिए नागुज़ीर था। आपने ये जो जितना आपने लोन लिया, ये मैं हफीज शेख से मुकम्मल तौर पे मुत्तफिक हूँ कि ये बनिस्बत दूसरे ममालिक से कर्जा, जो बायलैटरल कर्जा कहते हैं ना, दो तरफा कर्जा होता है, मैं किसी से डायरेक्ट जाके लूँ, उसकी निस्बत कम कीमत पे आता है। लेकिन इसके साथ साथ जो चीज़ें मुंसलिक हैं, जो आपने करने का वादा किया है वो आपको बिलाखिर करनी ही थी। आपने अपना टैक्स के निज़ाम को बेहतर करना है, आपने अपने पब्लिक सेक्टर एंटिटीज़ को दुरुस्त करना है, आपने जो आपके रेवेन्यू जनरेशन के दूसरे सोर्सेज हैं उनको ठीक करना है। ये तमाम लूप होल जो हमारे सिस्टम में, जिनको मैंने आपको एक दफा कहा था 2000 अरब के हैं तकरीबन सालाना, उनको आपने प्लग करना है। लेकिन ये वक्त कम हो रहा है, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। बेशक जनाब SOEs आपके हैं, इंडस्ट्रियल पॉलिसी आपकी नहीं है, एक्सपोर्ट्स का जो आपकी एक ओरिएंटेशन है वो खत्म हो चुकी है, ये तमाम बुनियादी इस्लाहात हैं, टैक्स बेस को आप वसी नहीं कर रहे, उस पर भी तवज्जो देनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जनाब जब आप ऑपोजिशन को देखते हैं, एक तो हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि ऑपोजिशन का अपना मंशूर कितना मुख्तलिफ था, उनकी अपनी जो माशी पॉलिसीज़ थी वो कितनी मुख्तलिफ थी, लेकिन क्या उनकी ये तनकीद जायज़ है कि हुकूमत वक्त सो रही थी और अब के ऑपोजिशन ने उनको अब कुछ उन पर दबाव डाला है और बार बार बात की है मईशत के बारे में कि खान साहब भी एक्शन में नज़र आ रहे हैं, इतना बड़ा आपने ये फाइनेंस और मुख्तलिफ फाइनेंशियल मिनिस्ट्रीज़, फाइनेंस रिलेटेड मिनिस्ट्रीज़ के लोगों को देखा एक ही सतह पे? नहीं असद, यहाँ पर मैं समझता हूँ कि ये इस बात पे बिल्कुल वजन है कि इमरान खान साहब ले तो लाल से काम ले रहे थे, या वो जिसको दूसरे मुहावरतन कह रहे सो रहे थे। अगर ये पहले दिन ही पैकेज कर लेते तो ये सारे का सारा मुद्दा PMLN पे जाता कि जनाब उनकी ख़राब माशी पॉलिसियों की वजह से हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ा है। आज जो हुआ है सारे की सारी डिले हुई है, अब ये सारे का सारा जिसका जो कसूरवार वो PTI हुकूमत को ठहराया जा रहा है, और ये अब मेरे ख्याल में अब ये चीज़ उनको एक्सेप्ट करनी चाहिए। और जो हुकूमत है आपको थोड़ी सी नर्वस होती हुई नजर आ रही है, जिसका उनका बयानिया अपोजिशन से मुताल्लिक है वो सख्त हो रहा है। और ये वज़ीर आज़म जिस तरह से कल आपने देखा है कि अस्पतालों के दौरे कि लोगों को ये बावर कराना चाहते हैं कि मुझे आपके दुख दर्द से, आपकी परेशानियों के साथ में अपने आप को एसोसिएट करता हूं। सवाल क्योंकि अब वी हैव टू गो टू ब्रेक, जो अब जेर बहस एक अदारा बना हुआ है नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, उस पर भी आपको अपोजिशन की जमातें ही यकजहत नहीं नजर आ रही। कुछ कह रही हैं कि जी चेयर और इस्तीफा देना चाहिए, कुछ कह रही हैं कि जी नैब की पॉलिसियां हमारे सख्त खिलाफ हैं, लेकिन ये उन लोगों की ज़ाती राय है कि वो इस्तीफा दें।
गोइंग फॉरवर्ड जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो एहतसाब का इशू है बहुत ज़्यादा 1 पॉइंट नहीं बना लिया, उनको इन केसेस से अब दूरी इख्तियार नहीं करनी चाहिए? असल करप्शन एक हमारे मुल्क का एक नासूर है और एक रियलिटी है, हमें उसके ऊपर एक्शन करने की जरूरत है। हुकूमत को उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, एक ट्रांसपेरेंट तरीके से, एक न्यूट्रल तरीके से इस प्रोसेस को आगे चलना चाहिए। और जब हुकूमत इसमें इन्वॉल्व होती है, इसके दो कॉस्ट हैं। एक तो पॉलिटिकल कॉस्ट है, जहां पर आपका जो हिज़्ब इख्तिलाफ है उसको एक बयानिया मिल जाता है कि उसके इंतकाम हो रहा है। दूसरी तरफ आपकी इकोनॉमी सफ़र करती है कि बहुत से इन्वेस्टर आपका अपना पैसा विड्रॉ कर लेते हैं कि जनाब यहाँ पर तो किसी तरह से हम भी उसमें चंद का हिस्सा ना बन जाए। पॉइंट पे वक्फा लेंगे, अगले हिस्से में शुमाली वजीरिस्तान के बारे में बात करेंगे और उसमें क्या डेवलपिंग सूरत हाल है उस पर डिस्कस करेंगे। रहिएगा हमारे साथ। बायली डिस्ट्रिक्ट में एक वाकया रिपोर्ट हो रहा है। ये वजाहत करता जाऊं कि एक डेवलपिंग स्टोरी है और उस पर फ़िलहाल अभी सिर्फ ISPR का जो प्रेस रिलीज़ है वो रिकॉर्ड पे आया है, जो कहता है कि मोहसिन दावर और अली वज़ीर के एक ग्रुप ने चेक पोस्ट पर हमला किया और उसके बाद 3 अफराद हलाक हुए और अली वज़ीर को हिरासत में ले लिया गया। इश्तियाल दिलाने के बाद मोहसिन दावर वहाँ से फरार हो गए। ये ISPR का प्रेस रिलीज है। सोशल मीडिया पे अब दोनों अतराफ, जो एक PTM मूवमेंट है और जो बाकी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, उनमें भी मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आपको देखने को मिल रही हैं। जनाब बाकिर साहब, ये जो बयानी है सर एक पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का, उस पर भी अभी आएंगे, लेकिन आई थिंक फ्रॉम द आउटसेट ये सूरत हाल के बारे में ये ज़रूर कह देना चाहिए कि तारीख गवाह है जनाब, यहाँ यू हैव टू गो विद अ वेरी वेरी लाइट अप्रोच। जितना आप कम इस चीज़ को इन्फ्लेम कर सकते हैं, अभी अगर आप निजी चैनल्स पे भी कवरेज देख लें तो इस तरह की गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग हो रही है कि कोई हद हिसाब नहीं है। डेवलपिंग स्टोरी है, ISPR की प्रेस रिलीज आ चुकी है, बाकी जब पूरी पिक्चर आ जाए तो मेरे ख्याल से तब ही उस पर बात करनी चाहिए, बेशक आप किसी एक तरफ के रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो। असद, यहाँ पर ये हमें देखना है कि ज़रूरत है कि ये काफ़ी अरसे से ये सिचुएशन डेवलप हो रही थी जो अब एक अफसोसनाक वाक़े की सूरत में हमारे सामने आई है। उम्मीद है कि ये पहला और आखिरी एपिसोड ही होगा, ये जिसे कहते हैं वायलेंट कन्फ्रंटेशन का। लेकिन जिस तरह से सूरत हाल बनाई गई है और जिस तरह से बयानिया डेवलप किया गया है वो ज़रा ख़तरनाक एक रुख इख्तियार कर गई थी चीज़ें। और इसको मेरा ख्याल में यहाँ पर जैसे आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि इसको सिचुएशन को हमें डिफ्यूज़ करने की ज़रूरत है जितनी जल्दी करें, क्योंकि हम इस चीज़ के मुतहम्मिल नहीं हो सकते कि जनाब एक ये जो मूवमेंट है जो PTM, जिसके बारे में खुद फौज का इदारा कह चुका है कि इसने तशद्दुद का राह इख्तियार नहीं किया। आप DG ISPR की पिछली प्रेस ब्रीफिंग्स भी देख लें, आर्मी चीफ भी ऑन रिकॉर्ड है और साथ साथ ये भी उन्होंने कहा था कि जी इनकी जो डिमांड्स हैं अभी तक जो सामने आई हैं कि एक तो एनफोर्स डिसअपीयरेंसेस पे है, डिमाइनिंग से मुतल्लिक है, चेक पोस्ट वाला पुराना ज़रा मामला हो गया, कुछ कम हो गई है, तो ये चीज़ें आईनी हैं और उन्होंने पुरतशद्दद रास्ता इख्तियार नहीं किया। लेकिन जिस तरह की एक सख्त लहजा उनकी तरफ रखा गया, बिलाशुबा उनकी ज़बान भी काफ़ी हद तक इश्ताल अंगेज थी, लेकिन चूंकि एक रियासत का एक रोल डिफरेंट होता है तो उन्होंने उनको एंगेज करना था। और आपने बहुत ही अच्छी बात की कि जिन लोगों के स्टेटमेंट्स हैं ऑन रिकॉर्ड उनको आपने दोहराया। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का भी ये कहना है कि उनकी हमदर्दी है पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के जो भी डिमांड्स हैं। उन्होंने कई बार कहा है, इंटरव्यूज़ में भी कहा है कि जी जो पिछले 10-15 साल शुमाली वज़ीरिस्तान में, जनूबी वज़ीरिस्तान में, कबायली इलाकों में हुआ है वो सबके सामने है। अस्करी कुव्वतों के नुमाइंदों ने कहा है और जनाब जो लैंग्वेज भी इस्तेमाल की गई है कि जी ये हमारे बच्चे हैं और हम इनके तमाम जो डिमांड्स हैं, उनके जो तमाम तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको सुनेंगे। फिर उस पर रिपोर्ट्स भी आई अमल दरामद की कि जी कितनी डी माइनिंग हुई है, माइंस की क्लियरेंस कितनी हुई है, चेक पोस्ट को कितना कम किया गया है।
जो राव अनवार का केस है सर, वो अभी तक उसी तरह का अनरिजॉल्व्ड है। उसमें बल्कि रिपोर्ट्स भी जारी हैं कि जो गवाहों को उन पर दबाव में वो लाए जा रहे हैं, केस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही है। जो फैमिली है नकीबुल्लाह महसूद की, उनको भी लोग डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, वो भी सबके सामने है। दैट केस इज स्टिल अनरिजॉल्व्ड। लेकिन खैर, उस सिचुएशन को भी एक सेकंड के लिए पार करते हुए सर, अब अगर हम पीटीएम पे आ जाएं, जो आपने कहा कि पहले ये एक महसूद तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट थी, वो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट में तब्दील हुई। उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं मेरे ख्याल से उनसे फ़िलहाल किसी ने आज तक डिसएग्री नहीं किया कि ये वो तमाम दुख व दर्द हैं जो कि हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ ने देखे हैं और वो जंग के मरकज़ रहे हैं इस तमाम वक्त में। तो रियासत को अपना किरदार अदा करना चाहिए। दूसरी जानिब सर, पीटीएम के जो अपने कुछ नुमाइंदे हैं, बल्कि नुमाइंदे शायद उनको नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जो पीटीएम के सरबराह मंजूर पश्तीन का कहना था 2018 के इंतखाब से पहले कि हम इन इंतखाबात को कंटेस्ट नहीं करेंगे, हम एक सोशल मूवमेंट है बुनियादी तौर पे। मेरे ख्याल से सर उनको इस हद तक सोल सर्चिंग ज़रूर करनी चाहिए कि वो कौन से नुमाइंदे हैं जो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं उनको, जो कौन एथनिसिटी के बुनियाद पे बार बार वही बयानिए सामने रख रहे हैं। और कभी कभी जनाब अफगान सदर अशरफ गनी के भी जो सपोर्ट के स्टेटमेंट्स हैं उनको भी ऐसे लहराते हैं जैसे वो एक बहुत बड़ा उनके लिए बैज ऑफ ऑनर है। तो उस सिचुएशन को सामने रखते हुए पीटीएम को भी वो लोग जो इस जेन्युइन प्रो तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं उसको साइड पे रखना चाहिए रियासत। लेकिन जनाब जब इस तरह के भारी इक़दामात लेगी तो मेरे ख्याल से कोई भी उसके सामने नहीं खड़ा हो सकता। असद जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये जो तमाम तर इल्ज़ामात थे और ये शुरू से उनके ऊपर लग रहे हैं, क्योंकि जो कुछ लोग, जो अनासिर जो पाकिस्तान के खैर खा नहीं हैं, उन्होंने जब यहाँ पर ये इस तरह की सूरत हाल बनती हुई देखी कि जहाँ पर वो इलाके जहाँ पर अमन आ गया है, उन लोगों की कुछ रिजर्वेशंस हैं जो स्टेट के बारे में रखते हैं, ख़ास तौर पर जो गुमशुदा अफराद हैं उनके मुतल्लिक, तो यकीनन उन्होंने इनको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की होगी। हमें ये चाहिए कि हम दूसरों को कोई गुंजाइश ही न दें, हम इनके साथ एंगेज करें। देखिए, इनके मैसेज ने पूरे पाकिस्तान में रेजोनेट किया है। इन्होंने अगरचे डायरेक्टली इनके नुमाइंदे के तौर पे मुंतखब नहीं हुए, लेकिन इनसे मुंसलिक अफराद इलेक्ट होकर 2 आदमी असेंबली में आ गए। हमें इनको चाहिए कि यहाँ पर बात करके अगर इनके कुछ जो है जो इतराज़ात हैं या रिजर्वेशन है उनको दूर करें। अगर हम थोड़ा सा अपना माजी भी देखें, ख़ासतौर पर बलोचिस्तान का जो सूरत हाल हमने पिछले 10-15 साल में देखी, अगर देखें तो वो जो इब्तदाई वाक़यात हुए थे, अगर हम वहाँ पर ही उनको सदेबाब कर देते तो ये सूरत हाल जो है आज तक जो अनसेटल्ड बलोचिस्तान चल रहा है शायद हमें वो देखनी ना पड़ती। यहाँ पर हमें बड़े एहतियात के साथ चलने की ज़रूरत है, क्योंकि पीटीएम के पास वो स्टेक्स शायद नहीं है इतनी हाई जितनी रियासत की अपनी सबसे बड़ी बात जनाब, सख्त अल्फाज इस्तेमाल ना करें, नरमी को इख्तियार करें, सब्र और तहम्मुल को सामने रखें, क्योंकि ये जो सिचुएशन है बहुत ज़्यादा संजीदा है। और जो जिस तरह आपने कहा बुनियादी जो इश्यूज़ हैं, मेरे ख्याल से सबको याद दिलाना चाहिए बार बार, बुनियादी इश्यूज़, लापता अफराद, राव अनवार का केस और शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान में और कबायली इलाकों में मनसूबा बंदी, वो अभी तक हल नहीं हो पाए उस पर, बल्कि कार्रवाई भी जो की जा रही है वो नाकाफ़ी है। तो जब तक आप इस सिचुएशन को हल नहीं कर पाएंगे तो इसी तरह के इवेंट्स को फिर यही जो आपके प्राइवेट चैनल्स हैं, बाकी आपके प्रेस रिपोर्ट्स हैं, उनको सेंसेशनलाइज करेंगे। अगले हिस्से में बात करेंगे बलूचिस्तान सूबे की और वहाँ सलामती सिचुएशन की। रहिएगा हमारे साथ। वेलकम बैक टू दो राय। नाक्टा का कहना यह है कि बलूचिस्तान वो वाहिद सूबा है जिसमें दहशतगर्द हमलों में इजाफा देखने को मिल रहा है। सिविलियन कैजुअल्टीज़ उन दहशतगर्द हमलों से मुंसलिक उनमें भी इजाफा देखने को मिल रहा है। अब जब से नई सूबाई हुकूमत ने ओहदा संभाला है तो उनका कहना है
कि कौमी सलामती पर, ये सूबाई सलामती पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा, कोई समझौता नहीं किया जाएगा और एक नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट को वो सामने रखेंगे। लेकिन क्वेटा शहर में जब आप हमलों की फहरस्त देखते हैं, एक से ज़्यादा तशवीशनाक पिछले से, तो ये सूरत हाल भी बिगड़ती हुई नज़र आ रही है। जनाब बाकिर साहब, पहले तो जो हज़ारी मार्केट में आपने अटैक देखा था, जो एक सेगमेंट को टारगेट कर रहा था, फिर जो बार बार एफसी और लेवीज़ को मुकाबला करना होता है जनाब, उनको भी टारगेट बनाया जाता है, पुलिस को टारगेट बनाया जाता है, और अब जो मस्जिद में भी हमला हुआ, अब 3 अफराद शहीद भी हुए। जनाब इसको आप किस तरह देखते हैं? मुख्तलिफ कलादम तंजीमें बलूचिस्तान में एक्टिव हैं, कुछ अलहदगी पसंद हैं, कुछ फिरकावारियत फैला रही हैं, कुछ आपकी होम ग्रोन इंसर्जेंसीज हैं जिनको बाहर की फंडिंग भी मिल रही है। जब आप इस तमाम चीज़ को देखते हैं सर, मसला बहुत ज़्यादा पेचीदा है, मरकज़ को भी क्या तवज्जो ज़्यादा नहीं देनी चाहिए? कनेक्ट कर लें जो पीछे हम बात कर रहे थे कि किस तरह से बलूचिस्तान की जो बिगड़ती हुई सूरत हाल तकरीबन 2004 के करीब मुझे याद है कि तभी ये शुरू हुआ था मसला, और आज तक जारी है, पिछले को 15 साल हो गए हैं। तो अगर जो रियासत है, जो मरकज़ है, अगर वो नफ़रतों को ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना कि कोई ऐसे सख्त इकदाम ना करे जिससे नफ़रतें ज़्यादा गहरी होती जाएं, तो मेरा ख्याल में ये मसाइल हल जल्दी हो जाते हैं। लेकिन वहाँ पर जो बलूचिस्तान की, जैसे अभी हमने देखा कि पै दर पै जो वाक़यात हुए, वो पिछले सालों का एक तसलसल है। जो पिछले साल का भी तकरीबन अंदाज़न 410-15 अटैक्स जो है पिछले साल बलूचिस्तान में हुए, जो आप औसतन कह सकते हैं कि योमिया एक अटैक बलूचिस्तान में रोज़ाना के होता है। होता यह है कि अगर क्वेटा या मस्तूंग या कोई बड़े अर्बन सेंटर पे अगर कोई टेररिज्म हो जाती है तो उसको नेशनल मीडिया दिखा देता है, लेकिन बाकी इलाके में अगर एफसी के ऊपर अटैक्स हो रहे हैं या आपकी नेशनल इंस्टॉलेशंस पे अटैक हो रहे हैं तो वो रिपोर्ट नहीं होते, वो चीज़ें आपकी नज़र से गुजरती नहीं है। जो हम बलूचिस्तान में देखते हैं कि वहाँ पर जो मिलिटेंसी का लैंडस्केप है वो बड़ी जल्दी से तेज़ हो रहा है। पहले वहाँ पर जो मुख्तलिफ अलहदगी पसंद तंजीमें थीं वो अब इकट्ठी हो रही हैं, क्योंकि उन्होंने देखा कि अगर हम हाथ जोड़ के अपने रिसोर्सेज इकट्ठे कर सकें तो हम ज़्यादा मौसर हो जाएंगे। और पहले की निस्बत अगर वो जो टेरिटोरियल उनका स्पैन था वो भी कम करते करते उन्होंने मकरान कोस्ट तक अपने आप को कन्फाइन कर लिया। मकरान कोस्ट का ये है कि उसकी एक स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है कि वहाँ से सीपेक शुरू होता है। और अभी अगर आप देखें कि कल्लात, खुजदार, डेरा बुगटी, बाराखान और नसीराबाद वगैरह में काफ़ी हद तक इंसर्जेंसी कम हो गई है। और जो अब इनकी नई मिलिटेंट की क़यादत है वो सब की सब वो मकरान के उस साहिल के करीब करीब बेस्ड है और वहाँ से वो रन कर रहे हैं। जो बाहर उनके लीडर्स बैठे हुए थे उनका किसी हद तक, क्योंकि यहाँ के लॉ इन्फोर्समेंट ऑपरेशंस भी हुए, तो वो राब्ता कम हो गया इनके साथ, उस तरह से डायरेक्ट नहीं कर रहे। दूसरी तरफ जो हम क्वेटा और मस्तूंग में अक्सर देखते रहते हैं वो एक जिसे कहते हैं मजहबी इंतहा पसंद जमातों की दहशतगर्दी है जी। वहाँ पर ये जो क्वेटा में हमें वाक़यात नज़र आते हैं वो ये अलहदगी पसंद तंजीमों की नहीं है, ये ज़्यादातर आपको जिन मैंने इलाकों को बताया मकरान वगैरह ये वो वहाँ करते हैं। यहाँ पर जो कर रहे हैं, चाहे वो आपको याद होगा 1.5 साल पहले क्रिश्चियंस पे भी अटैक्स हुए थे, चाइनीज़ भी अगवा हुए और उनको भी मर्डर कर दिया गया, JUIF के रहनुमाओं पर भी हुआ। ये सब के सब वहाँ पर ये जिसके बारे में अक्सर खदशा जाहिर किया जाता है कि दाइश वहाँ पर मौजूद है, वो इस तरह के अटैक्स कर रही है, या कलदम लश्कर जंगवी वहां पर उसकी मौजूदगी है। तो ये चीजें एक काफी कॉम्प्लिकेटेड जो सिनेरियो है बलूचिस्तान की सिक्योरिटी का उसकी तरफ पॉइंट करता है। उस कॉम्प्लिकेशन को सामने रखते हुए मेरे ख्याल से मरकज उस तरह तवज्जो नहीं दे रही, और ये काफी सिनिकल बात है कि जब बलूचिस्तान को कौमी फार्मूला में देखा जाता है, समझा जाता है, तो एक तो अपनी पॉपुलेशन की वजह से एंड बाय एक्सटेंशन ऑफ इट्स पॉपुलेशन कौमी असम्बली में क्योंकि इतनी कम नशिस्तें हैं तो उससे वो कहीं फिगरें नहीं करता। जो आपकी मरकज़ी सियासी जमातें हैं जब पॉलिसी की भी बात करती हैं तो आप नोट करेंगे कि ज़्यादातर पंजाब से ताल्लुक़ रखती हैं, और अब क्योंकि बाकी आपकी सियासी जमातें उनका जो मरकज़ है वो कभी पेशावर से बना कभी कराची से बना, तो उसमें सिंध सूबा और खैबर पख्तूनख्वा भी अब बीच में आ जाते हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, PTI हो, PMLN तो हमेशा से पंजाब से थी।
बलूचिस्तान सूबा जनाब उसको हमेशा एक कोalition पार्टनर के तौर पे समझा जाता है। जो भी वहाँ से आदमी बन जाता है तो उसको आप इंड्यूस कर उसको आप इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं अपने नेशनल सेटअप में, और उसको एक बाय द वे किस्म का एक नोट समझा जाता है। जो इससे भी ज़्यादा तशवीशनाक बात है कि अब जब हमारे नुमाइंदे इसकी बात करते हैं तो एक मंसूबे के तौर पे बात करते हैं कि जी CPEC ख़तरे में है, CPEC को हम उस पर आँच नहीं आना देंगे। ये जनाब समझना चाहिए कि बलूचिस्तान सूबे का जो मुस्तकबिल है, चाहे CPEC भले बहुत बड़ा मंसूबा है और पाकिस्तान का मुस्तकबिल उससे बदल जाएगा, तकदीर भी बदल जाएगी, दिस इज़ अ प्रोविंस ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल। उनके अपने भी एहसासात और जज्बात हैं, उनके भी अपने दर्द हैं, उनकी फेडरल लेवल पे ऑलमोस्ट कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। उसको समझना चाहिए और उनको सामने लाना चाहिए। और वही पुरानी बात जनाब कि अगर आप उन्हीं सरदारों को नुमाइंदे के तौर पे लाएंगे, वहाँ मुतवस्सित तबके को इनकरेज नहीं करेंगे, तो जो पिछले 70 साल की सूरत हाल है उसी को आप परपेचुएट करेंगे। असद, ये हमारी एक कौमी सियासत का तर्ज अमल रहा है बलूचिस्तान के हवाले से, वो बिलाशुबा एक बिल्कुल गलत है, क्योंकि वहाँ से क्योंकि आपकी इतनी सीट्स नहीं होती कि जो आप कहें कि आपके सियासी मंजरनामे पे ज़्यादा कोई असरअंदाज हो सके। तो हम हमेशा से बलूचिस्तान को उसी तनाजुर में देखते हैं कि जनाब वफाक में हुकूमत बनाने के लिए या सदर मुमलकत के इंतखाब में जब आपको बलूचिस्तान की ज़रूरत पड़ती है याद आ जाता है, या सेनेट में आपने जोड़ तोड़ करनी हो तो फिर बलूचिस्तान से आप मैनिपुलेशन कर लेते हैं। बलूचिस्तान को वो अहमियत नहीं दी गई। बलूचिस्तान अब आपके माशी बहाली के लिए एक समझा जा रहा है कि एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर होगा CPEC की सूरत में। तो वहाँ पर काफ़ी जिसे कहते हैं कि वो रिसोर्स रिच सूबा है, लेकिन न जाने क्यों हमारी वो प्रायोरिटी पे नहीं रहा, क्योंकि हमारी जिसे कहते हैं ना शॉर्ट साइटेड प्रायोरिटीज़ रहती हैं कि जनाब प्रॉब्लम्स ऑफ द डे एड्रेस करें, कि जहाँ पर हमने अपोजिशन को नीचे करना हो या अपोजिशन ने हुकूमत को नीचे करना हो, या हमने सियासी अपने जो होता है कि अपना जो फैलाव है उसको कोई चेंज करना हो, तो वो हम उस तनाजुर से देखते रहे। इसीलिए वहाँ पर हमने कुछ लोगों पे रिलाई किया है, जिस तरह आपने जिक्र किया कि कुछ सरदारों पे हमने वहाँ की आवाम से इंगेज इतना नहीं किया कि जो आम बलोच हैं वहाँ पर। और जो ये अब नाराज़गी जो है हमें वो नज़र आ रही है, वो पढ़े लिखे और मुतवसत जो तबका जो है बलोचों का, जो कॉलेज के ग्रेजुएट्स हैं, जो स्कूलों से पढ़ के फारिग हुए हैं, जिनको रोज़गार चाहिए, अब वो भी सोशल मीडिया के ज़रिए मेन स्ट्रीम से कनेक्टेड है। वो अपनी जो नाराज़गी हैं, शिकायतें हैं, वो बार बार उनका तज़किरा करते रहते हैं। और ये चीज़ मेरे ख्याल में जो वहाँ पर पहले जो तहरीक चल रही है उससे ज़्यादा ख़तरनाक है कि अगर ये पढ़ा लिखा नौजवान जिसको माशी तरक्की के मौके नहीं मिल रहे, जिसको वो अपने आप को वो जो मेनलैंड पाकिस्तान के साथ एसोसिएट नहीं कर पाएगा सियासी तौर पे, तो ये ज़्यादा आपके लिए परेशान कौन। वही जनाब के सोशल मीडिया से क्योंकि कनेक्टेड हैं, जब वो इस तरह की बात करते हैं तो आप आगे से नाराज़ हो जाते हैं। और जैसे आपने खुद कहा कि जी रिसोर्स रिच सूबा है, जब आप बार बार उस सूबे के वसाइल की बात करेंगे और उसके बतौर CPEC की कितनी फीजिबिलिटी है उस सूबे के ज़रिए उसकी बात करेंगे, तो जो आपका बलोच शहरी है वो पाकिस्तान के कौमी मंसूबे का हिस्सा अपने आप को नहीं समझ पाएगा। बिल्कुल आपने दुरुस्त बात की कि जब मुतवस्सित तबका ना हो गया तो फिर मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। हमारी तमाम मरकज़ी जमातों को इसको तवज्जो देना चाहिए। बलूचिस्तान में उन लोगों को इनकरेज करना चाहिए, फेडरल लेवल पे उनको बाइख्तियार करना चाहिए। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मुझे और बाकिर सजाद को अपनी राय से भी आगाह कीजिए सोशल मीडिया के ज़रिए, और इजाज़त दें अगले हफ्ते तक। खुदा हाफ़िज़।